मैं हूं आपके साथ गौहर रसूल। लोकसभा इंतखाबात 2019 का पहला मरहला हो चुका है। महासंग्राम या महाभारत शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर पोलिंग का सिलसिला पुरअमन रहा। इक्का दुक्का वारदातें हुई, तशद्दुद की, थोड़ा बहुत तशद्दुद हुआ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और मगरबी बंगाल के कूच बिहार में सबसे पहले ये खबरें आईं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खराबी की वजह से पोलिंग का सिलसिला रोक दिया गया है। हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी इस तरह की खबरें मौसूल हुई कि ईवीएम की खराबी की वजह से ईवीएम काम नहीं कर रहा है, इस वजह से वोटिंग का अमल रोक दिया गया है। ईवीएम मशीन खराब होने की सबसे ज़्यादा खबरें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से मौसूल हुई। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया, एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब होने का जिक्र किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम लगाया कि पुंछ में मशीनों में कांग्रेस का बटन नहीं दब रहा है, यानी कि कांग्रेस के सामने, निशान के सामने जो बटन था वो काम नहीं कर रहा था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 6, अरुणाचल प्रदेश में 5, बिहार और मगरबी बंगाल में 1-1 और मणिपुर में 2 जगहों से मशीनें खराब होने की शिकायत मौसूल हुई। यानी इलेक्शन कमीशन ने भी कहीं ना कहीं इस बात को तस्लीम किया कि कुछ मशीनें खराब हैं। अभी तो सिर्फ एक ही मरहला हुआ है, अभी 6 और मरहले बाकी हैं। आखिर ऐसे में इलेक्शन कमीशन क्या करे? ईवीएम की खराबी की खबरें सिर्फ अभी नहीं आ रही हैं। 2014 के इलेक्शन के बाद से ये एक तरह से एक कैंपेन बन गया, जहां पे तमाम अपोजिशन पार्टियां ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स खराब हैं। हालांकि उसके बाद इक़्तिदार में तो इस वक्त बीजेपी है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में जहां जहां पोलिंग हुई, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, जहां कांटे की टक्कर हुई, और चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, वहां पर अपोजिशन पार्टियां, जो इस वक्त अपोजिशन पार्टियां कहलाती हैं, बीजेपी की सरकार नहीं है, दूसरी पार्टियों ने हुकूमत बनाई। आखिर इलेक्शन कमीशन क्या करे? ईवीएम मशीनों की खराबी है, तकनीकी खराबी है, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हमारे दिल्ली स्टूडियो से मौजूद हैं आशुतोष मिश्रा जी, जो मेंबर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया है, एक एनजीओ है, ये उसके लिए काम करते हैं। दीपक पांडे जी, जो बीएसपी के लीडर हैं, आप लोगों का बहुत खैर मकदम। और साथ ही साथ हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़े हैं संजय उपाध्याय जी, जो बीजेपी के तर्जुमान हैं, मेंबर हैं। सबसे पहला सवाल मैं आशुतोष मिश्रा जी आपसे करना चाहूंगा कि आखिर इस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए परेशानी की बात है, किस कदर ये चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए, इस तरह ताकि आगे चल के इस तरह की कोई दिक्कत न आए? जी देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर पूरी तरीके से जो इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहा है, अगर ऐसी खराबियां बार बार आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन पे आती है। लोगों के मन में डाउट होता है, और ये जो बातें होती रहती हैं, हम लोग सुन रहे हैं 4-5 सालों से, कहीं ना कहीं ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम टैंपरिंग हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो रही है या हो सकती है, बट ये डाउट और बढ़ जाता है जब ऐसी घटनाएं पब्लिक स्पेस में आती हैं। तो इलेक्शन कमीशन को पब्लिकली आना चाहिए कि ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। एक तरफ हम जहां बात करते हैं कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिकली और आईटी क्षेत्र में इतना आगे चला गया, चाहे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर, तो हमारे क्या प्रॉब्लम्स है जो ऐसी प्रॉब्लम हम बार बार देख रहे हैं अपने इलेक्शंस में। तो अभी तक तो इलेक्शन कमीशन का कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आया है, जहां उन्होंने डिनाई तो किया है, बट उस डिनाइल को कितना एक्सेप्टेंस है वो देखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि अगर ईवीएम को आप छोड़िए, इससे पहले बैलेट से वोटिंग होती थी, तो क्या बैलेट पेपर में रिगिंग नहीं होती थी? क्या उस वक्त इस तरह की दिक्कतें नहीं सामने आती थी? देखिए, दिक्कतें तो आती थी, रिगिंग के काफ़ी इल्जाम थे। अगर आपको याद होगा तो बोला जाता था ईवीएम आने से और चीज़ों के चेंज आने से काफ़ी रिगिंग रुकी। मेरा ये कहना है कि अगर देखिए, जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में ये चांसेस रहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों जिनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। सो एक आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आप ऑफलाइन मोड या जो हम बैलेट में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ें गलत होती है तो जल्दी पकड़ में आ सकती हैं। अगर हम जो अपना
जो ईवीएम यूज हो रही हैं, अगर उसमें रिगिंग होने के चांस लग रहे हैं या दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में एक शक होता है। उस शक को दूर करना इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी, बिकॉज अगर आप देखें तो पूरा इलेक्शन जो मैनेजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, ना कि गवर्नमेंट की है। तो इलेक्शन कमीशन को पब्लिकली आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है और क्या करना चाहिए जिससे ये चीजें दोबारा ना हो। ये आज की बात नहीं, इस इलेक्शन की बात नहीं, हर एक इलेक्शन में कहीं ना कहीं ये न्यूज आती रहती है। और ये पहले ही फेज में अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है पब्लिकली, इतना अपोजिशन आ रहा है, लोगों ने कंप्लेन की है, पॉलिटिकल पार्टीज ने आवाज उठाई है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है कि वो आके बताया कि आखिर कितने केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम थी और उसके लिए वो क्या कर रहा है ऐसे उपाय कि दोबारा वो चीजें ना हो। जी सर, ये चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, चलिए इस बारे में और हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं संजय उपाध्याय जी। संजय जी, आपकी हुकूमत है सेंटर में, मरकज़ में भी और ज़्यादातर रियासतों में भी, आखिर ये इल्ज़ाम बीजेपी पर ही क्यों लगता है? क्या बीजेपी की क्या जिम्मेदारी है क्योंकि बीजेपी इक़्तिदार में है, मरकज़ में भी है और कई सारी रियासतों में भी है, बीजेपी की क्या जिम्मेदारी बनती है, आपकी पार्टी की क्या जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन में इस तरह के खलल पैदा न हो? पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती और हमारे सरकार में होने का भी उससे कोई लेना देना नहीं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र विभाग है, उसको सारे अधिकार दिए गए हैं। हाँ, मशीन है, उसका बिगड़ना, उसके कारण मतदान की प्रक्रिया में विलंब होता है, लोगों को तकलीफ होती है, लोग वापस लौट जाते हैं। ये केवल दूसरे पार्टियों की नहीं, तो हम सत्ता में हैं, हमारी भी समस्या है और ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन किसी प्रकार से सत्ता पक्ष या भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, इससे मैं इनकार करता हूं। लेकिन संजय पांडे जी, इल्ज़ाम आखिर बीजेपी पर ही क्यों लगता है? अक्सर ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि हमने फलां पार्टी को वोट दिया और वो वोट उसको नहीं गया, बीजेपी की तरफ गया। कभी ऐसी बात सुनने को, ऐसी खबर क्यों नहीं सुनने को आई कि हमने, या कोई इल्ज़ाम कि हमने बीजेपी को वोट देना चाहा लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं गया, किसी और पार्टी में गया? अगर आप चुनाव की प्रक्रिया को ठीक से समझेंगे तो अब नई प्रणाली जो आई है, वीवीपैट मशीन है, इसके अंदर पहले आप जब वोट देते थे तो केवल आप बटन दबा देने के बाद बीप आवाज़ पर चले जाते थे। अब जो प्रक्रिया बदली है उसमें आप बटन दबाने के पश्चात 3 सेकंड में आप किसे मतदान दे रहे हैं वो आपको सामने दूसरी मशीन पर दिखाई देता है। आपका वोट आपको दिखाई देता है। आपने अगर बीजेपी को मतदान दिया है तो आपको कमल दिखाई देगा और उसके बाद वो पर्ची कटकर चली जाएगी। और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में 5 बूथ पर रेंडमली उसको सिलेक्ट करके वो जो पर्ची है और मशीन, उसकी काउंटिंग को भी टैली कराया जाएगा, जिससे ये चुनाव कितना पारदर्शी है इस प्रक्रिया की भी निष्पक्षता से जांच हो जाएगी। और इसके लिए हम सबको चुनाव, या पहली बार वीवीपैट मशीन लेकर चुनाव हो रहा है, इसके कारण थोड़ा विलंब भी होता है, इसके लिए कतार बढ़ती भी है और इसके लिए सुबह जल्दी से आकर मतदाताओं ने मतदान करना चाहिए, जिससे गर्मी के कारण जो आलस आता है और लोग मतदान की तरफ कम जाते हैं, यह भी थोड़ा बहुत खत्म हो पाए और अधिक से अधिक मतदान हो। दीपक पांडे जी, संजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मशीन है वो खराब होती है। देखिए, मैं सीधे हाँ, मशीन है खराब होती है, लेकिन खराब होती है तो बस एक पार्टी के पक्ष में रिजल्ट क्यों देती है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। और उसके बाद मैं संजय जी से पूछना चाहूँगा कि ईवीएम के ऊपर सबसे पहले सवाल सुब्रमण्यम स्वामी और आडवाणी जी भी उठा चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो बाकायदे किताब लिख डाली है उसके ऊपर। तो आज वो लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जब सत्ता में नहीं थे तब तो ये लोग ईवीएम के खिलाफ किताब लिखते थे, बहुत सारा ये लोग उसके ऊपर इल्जाम भी लगाते थे। अब जब से ये सत्ता में आए हैं उसके बाद से जो भी उसका रिजल्ट आता है इनके ही फेवर में आता है। आप 90 रिजल्ट आया तो 90 का 90 रिजल्ट इनके ही फेवर में आया है, कोई अलग पार्टी के फेवर में जाता ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है।
उसके बाद आपको एक चीज और यहाँ पे हमें नोटिस करनी पड़ेगी, आप सत्ता में हैं, आपको इलेक्शन कमीशन को इतना, इलेक्शन कमीशन वो यही बोलता है कि हम फंडिंग, हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम वीवीपैट ये करें वो करें ये सब कुछ। इसके लिए सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन एक ही एक्सक्यूज देता है, क्योंकि हम लोग इस पे काफ़ी वर्क किए हुए हैं, तो हमें ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ही जवाब मिलता है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है, या हमारे पास फिर उसके बाद इतनी कैपेबिलिटी नहीं हो पाएगी कि हम हर वीवीपैट को कर सकें। क्योंकि हमारी मांग थी कि 50% वीवीपैट की जो भी पर्चियां आती हैं उसकी काउंटिंग हो, तो इलेक्शन कमीशन ने 50% नहीं किया, 5 कर दिया है कि 5 वीवीपैट हर एक। तो 5 वीवीपैट से क्या होने वाला है बताइए? 5 वीवीपैट से बहुत सारे आजकल जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी क्राइटेरिया, बहुत सारी एल्गोरिथम होती है, उसके बिहेव पे हम लोग सेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, तो हमको ये देखना है कि हम किस ऑपरेशन पे जाकर के उसमें हम लोग जाकर के बग डाल सकते हैं, या हम लोग अपनी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि कहाँ से हमें अपना रिजल्ट अपने फेवर में करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके लिए पहली बार नहीं है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल उठा। इससे पहले कई बार हर चुनाव में उठा 2014 के बाद से। उसको इलेक्शन कमीशन कभी उसको उसके ऊपर एक्सक्यूज नहीं देता है, एक अलग सा अल्टीमेटम ला के देता है कि बिना टच किए हुए आप ईवीएम को कैसे हैक कर सकते हैं। आप अगर जब उसमें सॉफ्टवेयर चेंज होता है तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर जब सॉफ्टवेयर किसी भी चीज का सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है तो उसके पूरे बेसिक फंक्शंस अपडेट हो जाते हैं, उसके कोड्स अपडेट हो जाते हैं, उसके एल्गोरिथम अपडेट्स हो जाते हैं, उसके जो चलने का तरीका जो भी है सारा कुछ अपडेट हो जाता है। तो जो हमारी ईवीएम आई हुई है तो क्यों नहीं उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करके हम अपने हिसाब से उसको काम करवा सकते हैं। तो ये चीज माननी पड़ेगी। और चुनाव आयोग को जब 21 पार्टियां जाकर के मिल करके चुनाव आयोग से कहती हैं, तो आप चुनाव आयोग 21 पार्टियां कभी नहीं सुनते हैं। उसके बाद लेकिन दीपक पांडे जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि इलेक्शन कमीशन ने बुलाया भी था, हालांकि वो टैंपरिंग वाला मामला था, यहाँ पे टैंपरिंग की बात तो नहीं हो रही, तकनीकी खराबी की बात हो रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, चूंकि बात निकली तो बात इसी पे करें कि इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था तमाम पार्टियों को, कोई पार्टी क्यों नहीं गई? आखिर आपने क्या किया उसके लिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस टेम्परिंग में मैं भी था। जब टेम्परिंग के लिए बुलाया गया था तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने सीधे सीधे लिख दिया था कि आपको जो है मशीन को टच नहीं करना है, आपको बिना टच किए हुए इस मशीन को आपको इसे टेम्पर्ड करना है। आप बताइए, उसमें जब बिना टच किए अगर वो वाईफाई नहीं या फिर उसमें ट्रांसमिशन मीडियम हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसको बिना ट्रांसमिशन मीडियम के भी जब हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, या इंसर्शन प्रोसेस होता है, या अपडेशन होता है, या हम फेचिंग करते हैं डेटा फेचिंग पे भी, तो हम उस पे ऐसी एल्गो लिख सकते हैं कि हम अपने हिसाब से रिजल्ट ला सकें। तो क्या होता है कि ये जो ऑफलाइन बेस्ड जो ये सारी टेक्नोलॉजी है ऑफलाइन बेस्ड है, तो इसमें ट्रांसमिशन के माध्यम से, एल्गोरिथम के माध्यम से मैं अपने रिजल्ट अपने फेवर में कर सकता हूं। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मैं जानता हूं कैसे कितने ऑपरेशन किए जा सकते हैं, किस एल्गो कहां पे पुश की जाएगी तो कैसा रिजल्ट लाना है। ये सब चीज बेसिकली हम भली भात से जानते हैं। इसको ये कह के नकार देना कि बिना टच किए हुए, दीपक पांडे जी, हम इस बारे में मजीद बात करेंगे। फिर से खैर मकदम, आप देख रहे हैं इलेक्शन एजेंडा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आशुतोष मिश्रा जी, मेंबर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया एनजीओ है। दीपक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लीडर हैं बीएसपी के, और संजय उपाध्याय जी जो बीजेपी के तर्जमान हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। दीपक पांडे जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि हमें मौका भी मिला, लेकिन आपने उसके खिलाफ फिर क्या किया? आखिर ये यहां पर मैं ये बात पूछना चाहूंगा आपसे कि बहुत से ऐसे लोग, ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे ही ऑफिस में अगर हम देखें, कुछ लोग छुट्टी लेकर घर गए कि हमें वोट देना है। वो जब घर पहुंचे, वहां मालूम हुआ, मान लीजिए कि वहां मालूम हुआ कि ईवीएम खराब है या वो वोट नहीं दे पाए। तो आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आपकी या इलेक्शन कमीशन की या बाकी पार्टियों की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, इसको जो ईवीएम खराब हो जाती है उसको रोकने के लिए सबसे पहले जिला प्रशासन को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि जहाँ पे अगर ईवीएम खराब हो जाती है वो तुरंत चेंज करें, या फिर उसको प्योरली टेस्टेड करें कि कोई खराब ईवीएम बूथ तक पहुँच ना पाए। और देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग जब इलेक्शन कमीशन के पास गए थे तो हम लोग बोले थे कि 50% जो वीवीपैट की जो काउंटिंग पर्ची होती है, 50% बूथ जो होते हैं उस पर काउंटिंग की जाए। तो उस समय इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो 5 से 6 दिन लग जाएंगे काउंटिंग करवाने में, रिजल्ट आने में। तो ये देखिए, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सारी पार्टियों को संदेह के घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, यहाँ पे आप अगर सत्ता में, आप जब पूरे चुनाव आयोग को जो सत्ता पक्ष से वर्गलाए हुए हैं, आप देख रहे हैं अपने फेवर में डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया हुआ है, तो एक मशीन को के साथ छेड़छाड़ करना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, हम लोगों का शक है, हर पार्टी का शक इसलिए बनता है
कि आप कहीं जहां भी रिजल्ट अगर गड़बड़ आता है ईवीएम के द्वारा तो वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी के ही पक्ष में क्यों आता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, इसका जवाब आज तक न कोई बीजेपी का नेता दे पाया, न ईवीएम की जो या चुनाव आयोग दे पाया है, क्योंकि यही सवाल जो उठता है, जो इसका जवाब न हमें कहीं से मिलता है। और रही बात चुनाव आयोग की, तो आप देख सकते हैं चुनाव आयोग कैसे कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आप नमो टीवी चल रही है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि नमो टीवी चल रही है, बीजेपी के सारे प्रवक्ता बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। तो 2 दिन पहले जब इलेक्शन कमीशन ने उस पर रोक लगा दी है, नमो टीवी पे रोक लगा दी है। जी नहीं, इलेक्शन कमीशन सर जी, इलेक्शन कमीशन कब रोक लगाती है? 10 तारीख को रोक लगाती है। अब नमो चैनल कब से चल रहा है, आचार संहिता कब से लागू हुई है? और आपको एक बात बता देना चाहूं कि नमो चैनल बीजेपी के आईटी सेल द्वारा चलाया जा रहा था, और जबकि बीजेपी के सारे नेता जो भी टीवी चैनल पे आते थे, डिबेट्स पे आते थे, सब लोग एक ही बात बोलते थे कि हमें पता नहीं है कौन चला रहा है। तो ये सीधे सीधी बात है कि कहीं ना कहीं सूचना प्रसारण जो मंत्री हैं और जो इलेक्शन कमीशन है और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, सब लोग आपस में मिले हुए हैं। तभी तो एक बड़ा चैनल, प्रोपेगेंडा चैनल, एक चैनल पे नहीं आता था, डीटीएच के सारे चैनल कम से कम 10 सीक्वेंस के चैनल पे आते थे। कहीं भी जाओ सीक्वेंस में आपको नमो टीवी मिलने को, देखने को मिलता था। तो आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष होता है वो कैसे भी जो सरकारी मशीनरी होती है उनका दुरुपयोग करता है। तो इसी प्रकार से तो ईवीएम का दुरुपयोग क्यों नहीं कर सकता है। जी संजय उपाध्याय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ खबरें सहारनपुर से आई, बहुत ज्यादा खबरें सहारनपुर से आई, जहां पर लोग अपना वोट नहीं दे पाए, या तो ईवीएम खराब था या किसी और वजह से उनके नाम लिस्ट में नहीं थे। लेकिन जहां पर हम चूंकि बात कर रहे हैं ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन की, आपकी इलेक्शन कमीशन की ओवरऑल क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी पार्टी की? क्योंकि आपकी पार्टी इक्तदार में है, लोगों को परेशानी हो रही है, गर्मी का मौसम है, लोग धूप में निकलते हैं, घर से निकलते हैं, वहां मालूम हुआ कि इलेक्शन ईवीएम जो है खराब है, अब वहां इंतजार भी नहीं कर सकते, वापस घर जाता है इंसान, फिर दोबारा उसकी हिम्मत इस गर्मी के मौसम में नहीं होती है दोबारा बूथ पर जाने की। देखिए, इसमें नुकसान केवल विपक्षी पार्टियों का नहीं तो सब राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी है। दूसरी बात, जो आपने बहुत सारे मुद्दे रखे, कल लगभग 91 लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव हुआ। एक लोकसभा क्षेत्र में 1600 से अधिक बूथ होते हैं, लगभग 15-16 लाख मतदाता होते हैं। कल करोड़ों की संख्या में लोगों ने मतदान किया। अपना बटन दबाने के बाद हर मतदाता को अपने वोट को देखने का अवसर मिला था वीवीपैट मशीन के कारण। लेकिन किसी भी चैनल ने, एक भी व्यक्ति को मैंने बटन भारतीय जनता पार्टी का दबाया और हाथ का पंजा दिखाई दिया, या मैंने कांग्रेस को वोट दिया और कमल दिखा, आपको बता ऐसी शिकायत बिजनौर में, मैंने तो किसी चैनल पर नहीं देखी। लगातार 7 बार हाथी का बटन दबाया जाता है और कमल की जो व्हीप आती है उसके बाद वीवीपैट पे बाकायदे कमल का फूल आता है। इसके लिए बाकायदे वहां पे हम लोगों ने अरेंज करा के पीसी करवाई थी अपने वहां के जिला अध्यक्ष से और जो वहां के बूथ अध्यक्ष थे। आपको पता है कई मीडिया चैनल्स में हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि किसी ने नहीं दिखाया? तमाम ऐसी खबरें कल हम लोगों ने चलवाई थी अपने पार्टी की तरफ से। नहीं, और उसके लिए आज हमारी पार्टी ने संज्ञान भी लिया, इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर नोटिस दिया है इस सब चीजों के लिए। निष्पक्ष मीडिया ने अगर कहीं पर बताया होगा, भाई साहब बिल्कुल बताया। आप बताइए इनको, आप इनको खुद बताइए कि कल कितनी सारी मीडिया में चली एक खबर सहारनपुर जो बिजनौर की खबर थी। सुन लीजिए, मतदान होने के पहले सभी राजनीतिक पार्टी के जो वहां पर पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सामने डमी वोटिंग कराई जाती है। हर पार्टी को अपने 10-10 वोट दबाने चाहिए और उसके बाद चेकिंग होती है, मॉक ड्रिल होती है और उसमें वेरीफाई किया जाता है। अगर आपका प्रतिनिधि उस पर नहीं पहुंचे समय पर तो गलती अपनी है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों समय पे सर जी समय पे पहुंचा था। उसके बाद ये प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई है वो 10:30 बजे के बाद स्टार्ट हुई है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पूरी डिटेल हमारे पास है। इलेक्शन कमीशन से हम बिना आधार के नहीं जाएंगे नोटिस देने इलेक्शन कमीशन को, ठीक है? यहाँ पे हम किसी को बरगलाने नहीं है आपकी तरह। हम लोग फैक्ट के साथ, जो फैक्ट की बात है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, नेशनल चैनल पे बैठ के रख रहा हूँ। कहीं ये गले नुक्कड़ की बात नहीं है कि जो मैं आपके सामने आकर के झूठ बोल दूंगा। अब मेरे पास उसकी वीडियो भी है, आप नेट पे जाइए, सर्च कीजिए बिजनौर के लिए, आपको तुरंत मिलेगा। सर जी आप नहीं देखेंगे क्योंकि वो आपके पक्ष में है। दीपक पांडे जी, आप उनको जवाब दे दीजिए, हमारे पास बहुत कम है। दीपक पांडे जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। और अब हर हाथ में, जी उपाध्याय जी आप बोलिए। अब हर हाथ में मोबाइल है, हर जगह रिकॉर्डिंग होती है, मतदार जागरूक है।
और अगर ऐसी कहीं भी बात आएगी तो राजनीतिक पार्टी नहीं, मतदार ही उस बात को सामने रखेगा। और अगर ऐसा बात होती है तो चुनाव आयोग ने आपको कई फोटो भी दिखा सकता हूँ, अगर कोई जूम करे तो मेरे पास फोटो पड़ी है, ये सारी वीडियो भी है, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। चलिए संजय उपाध्याय जी और दीपक पांडे जी, ये तो सियासत है, सियासत में इल्जामात लगते रहते हैं, इक़्तिदार की लड़ाई है, इसमें इल्जामात लगते हैं और सफाई और उस भी होती है और उसकी तरदीद भी होती है। हम एक सवाल करना चाहेंगे, वक्त बहुत कम बचा हमारे पास। आशुतोष मिश्रा जी, ये जमहूरियत की लड़ाई है, जमहूरियत का नुकसान है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि इस तरह की खराबियां, परेशानियां ना हो? आशुतोष मिश्रा जी, अगर भारत के संविधान को देखें, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इलेक्शन कमीशन की पूरी जिम्मेदारी बनती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की। और यहाँ पे टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए मैं बोलता हूँ परसेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में। सो आज चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या और लोगों के मन में संशय है ईवीएम को लेके, तो ये आज के समय में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो पब्लिकली आए, एक्नॉलेज करे कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है बार बार। अगर हो रही है तो उसका सोल्यूशन क्या है? अगर लोग बोल रहे हैं कि वोट बीजेपी को जा रहा है बटन दबाने पे, तो वो कम से कम उसका क्लैरिफिकेशन दे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है, तो वो न्यूट्रलिटी आपको अपने आप ही नहीं रखनी है, बट लोगों को बतानी है कि आप कैसे न्यूट्रल हो। और ये एक्शन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो गवर्नमेंट की नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से आज के समय पीछे रहा है। आशुतोष मिश्रा जी, वक्त बहुत कम है, बल्कि खत्म हो गया प्रोग्राम का वक्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये इक़्तिदार की लड़ाई है, इल्जामात लगते रहेंगे, तरदीद होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे, आवाम से ये कहना चाहेंगे, इन सब बातों से आप मायूस ना हों, आप अपने हक़ राय दही का सही से इस्तेमाल कीजिए। आदाब।